हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक यहाँ पे गिरावट में ही दिखाई दे रहा है और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आईआरएफसी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर ऐसे कौन से वीकनेस है जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो स्टॉक है अटक रहा है। तो देखिए, आईआरएफसी एक मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल है इसका 29,992 करोड़ का। पी रेशियो यहाँ पे 6.79 है, जो कि बहुत कम है। सेक्टर पी से जो है 27.51। अगर हम यहाँ पे कंपनी की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि फंडिंग इकट्ठा करती है डोमेस्टिक और ओवरसीज कैपिटल मार्केट से कम्पिटिटिव कॉस्ट पे, जो कि लेंड किए जाते हैं इंडियन रेलवेज को। अब इंडियन रेलवेज जो ये फंडिंग होता है वो यूटिलाइज करती है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, जैसे कि उनके कोचेस है, वैगन्स है, या फिर पैसेंजर सीट्स है। उसके लिए जो फंडिंग लगता है वो ये आईआरएफसी जो फंडिंग उनको कैपिटल मार्केट से ला के देती है और लेंड करती है। 2019 से लेकर 20 तक आईआरएफसी ने इंडियन रेलवेज को 1.50 लाख करोड़ का यहाँ पे फंडिंग इकट्ठा करके दिया है थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आईआरएफसी इसी के साथ बाकी के जो रेलवे सेक्टर है, जैसे कि रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलटेल, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, पीपा पाव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन सारे सेक्टर्स को भी यहाँ पे लेंडिंग करती हैं। आईआरएफसी का यहाँ पे कांस्टेंट एंडेवर है कि ये जो अपना बोरोइंग पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सके, जिसके चलते हुए आने वाले सालों में ये जिनका जो बोरोइंग का टारगेट है वो बढ़ा पाए थ्रू डिफरेंट टैक्सेबल और उसी के साथ नॉन टैक्सेबल जो बॉन्ड्स है उसको इशू करके। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, जिसमें हमें पता चलेगा यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है। तो देखिए, 11 फेब को यहाँ पे रिजल्ट आया जहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका जो नेट सेल है ये 29.59% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए हैं। अगर हम यहाँ पे बाकी के डिटेल्स देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो भी उनका 52.27% से बढ़ गया है। एबिटा यहाँ पे 29.64% से बढ़ा और ईपीएस जो है वो बढ़कर हो गया है 1.22, जो कि पिछली बार था 0.80। तो यहाँ पे सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इन डिटेल अगर देखते हैं तो देखिए, इनका जो टोटल इनकम है ऑपरेशन का वो है 5095 करोड़ का। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे जो इंटरेस्ट यहाँ पे इनको लग रहा है वो ही ऑलमोस्ट है 3491। मतलब हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स जो भी है वो आता है 5085, और उस पर अगर ये इंटरेस्ट 3491 करोड़ का अगर लगता है तो उसके बाद जो उनका नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा 1593.91 करोड़ का। इसका मतलब ये है कि इनका नेट सेल तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ये बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका जो नेट इनकम है वो बहुत कम आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे मतलब ये बोरो जो फंडिंग इकट्ठा करते हैं उस पर इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, और उसी के चलते हुए यहाँ पे जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उतनी तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 17 की, जहाँ पे इन्होंने बताया कि आईआरएफसी ने ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड्स यहाँ पे इशू करवाए हैं जिसकी वर्थ है $500 मिलियन की। तो जिस तरीके से कार्बन यहाँ पे इमिटर हमारी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, कार्बन इमिशन कम करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है इवन इंडियन रेलवेज का भी। तो उसमें जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा यहाँ पे जो फंडिंग इकट्ठा करने वाले हैं ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड, उसके चलते हुए ये इंडियन रेलवेज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और आईआरएफसी के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड इश्यूज करवाए हैं। क्योंकि ये जो बॉन्ड इशू करवाए हैं ये सिंगल ट्रैश 10 ईयर्स में हुए हैं, जिसकी ऑर्डर बुक यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होते हुए बताई गई है 2.4 टाइम्स। इसी के साथ 1 फेब को न्यूज़ आई जहाँ पे उन्होंने बताया है कि आईआरएफसी बोरो करने वाला है 66,500 करोड़ की फंडिंग इस फिजिकल ईयर 2022-23। जिस तरीके से यहाँ पे 2030 का हमारा टारगेट है कि सब इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए इंडियन रेलवेज का, तो वहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया है कि इलेक्ट्रीफाई 6,500 किलोमीटर ऑफ रूट इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 22-23, और उसी के चलते हुए आईआरएफसी यहाँ पे ये जो फंडिंग है ये बोरो करने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे आईआरएफसी के डेली चार्ट की अगर बात करें तो ये जो स्टॉक है ये कंसिस्टेंटली 26 और 20 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है, एक कंसोलिडेशन में यहाँ पे चल रहा है। और जैसे कि हमने यहाँ पे इसके रिजल्ट में देखा है कि यहाँ पे रिजल्ट तो उनके बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है जो बोरोइंग पे वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से यहाँ पे इनका जो नेट है वो कम हो जाता है। और वही हमें यहाँ पे ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जो है वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इसको
देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो कंसोलिडेशन है 26 और 20 के बीच में, जब तक ये हमारे लेवल से ये टूटते नहीं हैं 26 के, तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि 2030 तक नेट जीरो यहाँ पे होने वाला है कार्बन इमिशन सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और उसमें इंडियन रेलवेज भी पार्टिसिपेट करने वाली है, जहाँ पे इंडियन रेलवेज भी इलेक्ट्रीफाई होने वाली हैं। तो उसके चलते हुए IRFC यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग इकट्ठा करके ला सकता है इंडियन रेलवेज के लिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है या फिर अभी तक ऐसा कोई बेस नहीं है जिसके चलते हुए IRFC अपना जो इंटरेस्ट है वो कम करते हुए दिखाई दे, क्योंकि बोरोइंग तो वो ला के देता है, लेकिन जो इंटरेस्ट वो पे करता है वो बहुत ज़्यादा है, और उसी के चलते हुए यहाँ पे ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखें और लास्ट 3 साल के अगर हम रिजल्ट के कंपेयर करें तो यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ है, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए वो यहाँ पे ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पे निवेशकों ने क्या करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में IRFC वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है तो लेवल जो है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ये जो 22 के लेवल जो है ये अगर टूटते हैं तो यहाँ पे और भी गिरावट दिखाई दे सकती है, जो यहाँ पे फिर से 21 या 20 के स्तर दिखा सकती हैं। अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो देखिए इसमें इन्वेस्ट तब तक नहीं करना है जब तक ये जो हमारे लेवल हैं 22 से लेके 23.5, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 23.5, जब तक ये रेजिस्टेंस लाइन जो है ये तोड़ के यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें निवेश की राय नहीं रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे टारगेट है वो रहेगा 23.5 का, जो यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमारे जो इमीडिएट टारगेट है वो रहेंगे 24.5 के, क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल है 24.5 का। अगर ये सस्टेन होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेंगे हमारे 26 के, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर से वही हमारा 26 से लेके 25 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा, और अगर ऐसा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और आपको जो भी लगता है IRFC के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।